अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अभी ऑनलाइन अभी आए हैं जो मैंने अभी थोड़े से नोट भी किए हैं कि आपने अभी डार्क लिप्स की बात की। सो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं मेरे जेनेटिकली मेरे डार्क लिप्स हैं। सो इज इट पॉसिबल कि उसमें डार्क लिप्स आए लड़कियों के भी? और अगर कुछ इस तरह का, और कुछ कहते हैं कि हम चैपस्टिक नहीं भी यूज करते, मैं कुछ भी नहीं, हम लोग घर में रहते हैं, लड़की है फीमेल अनमैरिड, और लेकिन उसमें भी डार्क लिप्स हैं, मतलब साइड कॉर्नर्स जो है वो सारे डार्क है। सो प्रॉपर टिंटेड लिप्स उसके इतने अच्छे नहीं है, पिंक लिप्स नहीं है। सो उसके लिए क्या करना चाहिए? इफ शी इज हैविंग एनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, इफ शी इज ईटिंग क्वाइट राइट, लेकिन फिर भी ये इशू है, देन व्हाट ये मतलब कोई इज इट अ साइन ऑफ एनी डिजीज या कुछ कुछ क्या है ये? अच्छा, इसमें एक डिजीज आती है लेकिन उसमें प्रॉपर्ली ह्यू आ जाता है, साइडों पे बॉर्डर्स आ जाते हैं, तरह से उसको हम लाइकेन प्लेनस कहते हैं। लेकिन जब ओवरऑल ब्लैक हो रहे हो लिप्स, उसका रीजन एक तो ये होता है कि अक्सर लोग स्मोकिंग करते होते हैं, उनमें ये इशू आता है। कुछ में कार्डियक इश्यूज आते हैं जो हाइपोक्सिया करते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम करते हैं। तीसरी चीज जो है, जो लोग खासतौर पे जो लड़कियां हैं वो लिपस्टिक्स यूज करती हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हाँ जी। तो लिपस्टिक का केमिकल इतना रिएक्ट कर चुका होता है कि कलर आहिस्ता आहिस्ता डल वो डार्क होना शुरू हो जाता है। तो जो लिपस्टिक्स यूज कर रही हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्योंकि लिपस्टिक्स तो यूज करने होते हैं हमें, अगर वी आर वर्किंग एरिया तो कुछ भी, तो उसके लिए व्हिच प्रोडक्ट, व्हाट वुड यू रिकमेंड बेसिकली एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपको एज मेडिकेटेड लिपस्टिक्स हैं, क्या है, कितनी देर तक आप एक लिपस्टिक लगा के यू कैन रिमूव इट एंड देन अप्लाई इट अगेन? व्हाट इज द बेसिक हैक ऑफ दिस ट्रीटमेंट? अच्छा, इसमें एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगी, जो लास्ट उसमें मेरा पॉइंट रह गया था। अगर साइड से किसी का लिप्स डार्क हो रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, क्योंकि उसमें जो ड्राइनेस आ रही है चेहरे के ऊपर, ओवरऑल ड्राइनेस आ रही है, वो यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से डार्कनिंग आ रही है, तो एटोपिक को उसके करेंगे। अब जो नॉर्मल एक ये चीजें यूज करने से लिप्स की ब्लैकनिंग आ रही है, उसके लिए व्हाट आई डू, जो अगर होम रेमेडीज में करनी है तो उसमें ऐसा होम रेमेडी तो नहीं है, बट यस चुकंदर मैंने सुना है और लोगों को यूज करते हुए देखा है कि उससे होंठ आहिस्ता आहिस्ता पिंक होना शुरू हो जाते हैं। उसको आप रब करें होंठों पे और डेली दिन में 1-2 मरतबा करें, या 1 मरतबा एटलीस्ट लाजमी करें। जब भी आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट करें और ऑलवेज यूज गुड ब्रांड लिपस्टिक, ठीक है? मतलब ये ना है कि आपको कोई सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, या ये भी ना करें कि बहुत महंगा ले लें कि महंगा है तो अच्छा होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। बट ये कि अपनी एक मरतबा उसका होमवर्क कर लें। प्रेफरेबल वो मेकअप होते हैं जो मिनरल मेकअप्स होते हैं, तो उनमें के उन बेनिफिट भी देते हैं, वो जितनी देर लगे रहे वो आपकी स्किन को बेनिफिट देंगे। तो मिनरल मेकअप्स रिकमेंड हम करते हैं अगर किसी ने यूज करने हो। अदरवाइज ये है कि गुड ब्रांड यूज करें, और अगर इसको आपने किसी प्रोसीजर के थ्रू ठीक कराना तो उसके लिए आई डू अ लेजर सेशन, उसकी एक सिटिंग से ही काफी इम्प्रूवमेंट आ जाती है लिप्स पे, ठीक हो गया, तरफ आ जाते हैं। ओके डॉक्टर सनी, अभी आपने लेजर की बात की, देयर इज अ क्वेश्चन जो अभी सामने है कि अगर इफ समवन इज टेकिंग लेजर ट्रीटमेंट तो उसके लिए व्हिच एसपीएफ सनस्क्रीन इज बेसिकली गुड फॉर फेस? लेजर से लिंक नहीं है इसका, जगह से लिंक है। आप किस जगह पे रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं। हमारे जो क्लाइमेट है इसके अकॉर्डिंगली SPF 60 या उससे अबव इस्तेमाल करें, दैट विल कीप योर स्किन सेफ। ठीक हो गया। एंड आगे एक और है कि इफ समवन इज, वही उन्हीं का आगे क्वेश्चन आ रहा है कि चारकोल मास्क इज गुड और नॉट इफ समवन इज टेकिंग लेजर सेशंस? अगर चारकोल मास्क रूटीन में आप लगाने के आते फेस वॉश, अच्छा उसमें पॉन्ड्स का अगर कह रहे हैं तो उसमें आई डोंट रिकमेंड पॉन्ड्स प्रोडक्ट, बिकॉज इनकी एक प्रोडक्ट बैन भी किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिकॉज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। तो इसलिए मैंने पहले भी जैसे बोला कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम रिकमेंड नहीं करते। तो ठीक है कि आप अपनी स्किन पे जब ऑलरेडी प्रोसीजर ले रहे हैं तो कोई हार्श केमिकल यूज ना करें। अच्छा मॉइस्चराइजिंग मेडिकेटेड सोप या फेस वॉश इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और बेहतर रखेगा। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताएं, हाँ बहुत स्टूडेंट्स के मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्न्स हैं, दे आज के समर्स के अंदर हेयर लॉस बहुत होता है। हमने हर चीज का, हम ऑयलिंग, क्योंकि अब घर पे ही है, हम ऑयलिंग कर रहे हैं, हम स्ट्रेटनिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो बेबी शैम्पू यूज कर रहे हैं, जॉनसन्स बेबी शैम्पू, ताकि वो लीस्ट केमिकल होता है अकॉर्डिंग टू देम, तो हम ये करें, लेकिन फिर भी हमारा जो है वो हेयर लॉस बहुत ज्यादा है।
तो आप उसके बारे में, और हम बायोटिन, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग बायोटिन, सेल्फ मेडिकेटेड वो ले रहे हैं, बायोटिन ले रहे हैं क्योंकि किसी ने कहा है कि बायोटिन बहुत अच्छा होता है, सो विदाउट कंफर्मेशन वो बायोटिन भी ले रहे हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले रहे हैं, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोई उनको भी बेहतरी फील नहीं हुई. सो व्हाई इज दैट एंड व्हाट शुड दे डू? बायोटिन चले ठीक है, अब उसमें कोई किसी ने शुरू कर दिया तो अब उस पे जब देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आते हैं. बेसिकली बाल जब भी गिरते हैं इसका एक अल्लाह ताला ने ही नेचुरल साइकिल रखा है 3 से 4 महीने का. अगर आज मेरे बाल गिरना शुरू हो गए, नॉर्मली हर बंदे के 1 से 150 तक बाल डेली गिरते हैं तो वो इशू नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में गिर रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे आज किसी के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसका रीजन आज या कोरोना या कुछ इस तरह के इशू नहीं है. उसका रीजन 3-4 महीने पहले की कोई स्टोरी है जो आपकी बॉडी के ऊपर एक डैमेज आया है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो बॉडी पे स्ट्रेस हो, आपको शदीद बुखार, कोई ऑपरेशन, कोई ज़हनी टेंशन, कोई भी इस तरह की चीज, कोई क्रैश डाइटिंग, ये सब रीजंस होते हैं जिसका इम्पैक्ट उस वक्त तो नहीं बॉडी शो करती, लेकिन 3-4 महीने के बाद करती है. तो इस सिचुएशन में आई ऑलवेज टेल इम्प्रूव योर डाइट, इम्प्रूव योर स्लीप एंड टेक गुड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. ये बेसिक हो गया का रीजन ये है. बट अगर किसी को साथ सप्लीमेंट्स ऐड करना तो इसमें हमारा एक सप्लीमेंट हेयर सीरम है, और उसमें नॉन स्टीरॉइडल और मिनॉक्सिडिल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली लोग मिनॉक्सिडिल देते हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो वो सीरम बेसिकली इम्पोर्टेड फॉर्मुलेशन है, और एनी एज ग्रुप एंड एनी जेंडर कैन यूज इट. कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है. आफ्टर फ्यू डेज बाल गिरने भी बंद हो जाते हैं और नए भी निकलना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो मुझे अभी एक मेरे दूसरे मैसेज भी आया है फोन के ऊपर कि जब लड़कियां जब 11 ईयर ओल्ड और 12 ईयर ओल्ड गर्ल जब वो अपनी एक फेज से गुजर रही होती है, हार्मोनल चेंजिंग का फेज हो रहा होता है, तो तब बहुत सी लड़कियों को पेशेंट ने मैसेज किया कि उनके अपर आर्म में बहुत से छोटे छोटे दाने जो है वो पिंपल्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पिंपल्स क्योंकि, और वो पूरी बैक पे या फ्रंट पे कुछ इस तरह के दाने वगैरह छोटे छोटे बन जाते हैं. सो दैट पेशेंट इज सेइंग कि वो उसकी जो है बहन को भी थे और अब मेरी बेटी को भी हो गए. सो इज देयर एनी जेनेटिक रीजन टू इट, और अगर ये है तो ये क्या कहलाता है और ये कब तक खत्म हो जाएंगे? अच्छा, ये जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी जब बंदा कोई हिट करता है, बच्चा जब हिट करता है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं. तो बेसिकली ये एक्नी की डिफरेंट साइड्स होती हैं, जैसे फोरहेड, फेस का ये पैटर्न, चीक का जो हो गया, फ्रंट चेस्ट, अपर बैक, अपर आर्म्स एंड समटाइम्स इवन. तो ये बाजू के ऊपर, थाइज पे, बैक पे, चेस्ट पे, फेस पे, ये सारे साइड्स जो हैं एक्नी के हैं. तो बेसिकली ये एक्नी ही है, उसको हम एक्नी की तरह ही ट्रीट करते हैं. सिर्फ इसलिए इस एज ग्रुप में थोड़ा हम लाइट ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर हो जाता है, हो सकता है. बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, बट अगर किसी की बैक पूरी एक्नी से भर गई है, दैट इज पिट्रेसिस फॉलिकुलाइटिस. इट्स अ वैरायटी ऑफ एक्नी, लेकिन रीजन इसमें डिफरेंट होते हैं, तो उसको हमें उसके अकॉर्डिंगली डील करना पड़ता है. और 1-2 वॉश के बाद ही वो सारे दाने क्लियर हो जाते हैं. बट जिस बच्ची का इशू है उसमें वो डेफिनेटली इट्स एक्नी वल्गैरिस, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं. डॉक्टर सनिया, कैन यू टेल समथिंग अबाउट मेलास्मा? व्हाट इज मेलास्मा और ये होता क्या है और ये किन लोगों में होता है? इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? मेलास्मा बेसिकली पिगमेंटेशन इकट्ठी हो जाती है लोगों में, चीक्स एरिया पे बटरफ्लाई रैश सब बन जाते हैं. यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रेगनेंसी मास्क इसको कहा जाता है. नोज, चीक्स, समटाइम्स आईब्रोज के ऊपर, अपर लिप्स पे, चिन एरिया पे, ये यहाँ पे एक पिगमेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. इसके रीजन बहुत सारे हैं. कुछ लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, हकीमी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट करती हैं. स्ट्रेस की वजह से ये आ जाता है. समटाइम्स डाइट अच्छी ना, किसी बंदे का हीमोग्लोबिन या फेरेटिन या आयरन लेवल कम हो, उसमें ये आ जाती हैं. और मोस्टली आपने नोट किया होगा कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये चीज आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान.
तरह Yes, डाइट true. अच्छी नहीं होगी तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए डाइट पे सबसे ज्यादा फोकस मेरा तो रहता है, बिकॉज डाइट अगर सिर्फ अच्छी हो तो कई इश्यूज जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी मेडिसिन के रिड्यूस हो जाते हैं और इश्यूज भी कम हो जाते हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरा ये कि अब एक हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन एक नॉर्म है कि जी रंग गोरा करना है और सबको एक क्रेज है इस चीज का। तो मार्केट अवेलेबल जो स्टीरॉयडल प्रोडक्ट्स हैं, जो क्रीम्स है रंग गोरा करने वाली, या लोग खुद भी सैलून्स वाले भी बना के इवन दे देते हैं कि ये 4 क्रीमें मिक्स आप लगाएं और रंग गोरा, वो अनडाउटेडली 3-4 दिन में रंग जरूर गोरा कर देता है, लेकिन उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनमें एक साइड इफेक्ट मिलाजमा का भी है। तो आजकल हर बंदे के चेहरे पे जो हम देखते हैं कि रेड पैचेस बने हुए हैं और मलाजमा के ब्लैक पैचेस बने, तो मोस्टली में अब यही रीजन निकलता है कि उसने चेहरे पे स्टीरॉयडल एप्लीकेशन रंग गोरा करने की क्रीम की सूरत में ली है। तो इस पे जो है उनको स्ट्रिक्टली ये तो चीजें रोक देनी चाहिए, मना करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये स्किन का कैंसर कर देती हैं चीजें, जितनी खतरनाक चीजें। बेसिकली ये इसका है। और इसका ट्रीटमेंट जो है मैं एक मर्तबा आई डोंट रिमेम्बर किस कंट्री गई थी, इसी का एक लेक्चर था मिलाजमा का, तो वहां पे स्पीकर सेट के हम तब तक कोरियन स्पीकर था वो, और उस स्पीकर ने ये कहा कि हम तब तक ट्रीटमेंट करते हैं मिलाजमा का जब तक पेशेंट की पॉकेट खाली नहीं हो जाती। तो आई शोड हिम माय रिजल्ट्स एंड ही वाज सो अमेज्ड कि आप किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो मिलाजमा के केसेस हैं, आई टेल देम कि 3 महीने का आपने मुझे टाइम देना है, लेकिन इंशाल्लाह से पहले ठीक हो जाएंगे, बट 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे पेशेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन मेरा फोकस जब मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख भी लेती हूँ तो मेरा मेन फोकस अगेन डाइट इंप्रूव करने पे होता है, बिकॉज डाइट सिर्फ अच्छी हो और स्ट्रेस नहीं लेनी, बिकॉज ये चीजें जो है स्ट्रेस एंड डाइट बेहतर होना। पढ़ रही थी कि देयर वाज अ क्वेश्चन कि उनके बाल बहुत लंबे हैं, दैट शी हैज लॉन्ग एंड थिक हेयर बट दे आर ड्राई, so why is it so and what is the remedy of that thing? जो सर पे लगा रहे हैं वो खाना शुरू कर दें। सेम वही ठीक हो गया। एंड ठीक है। और दूसरा एक सवाल अभी आया था कि उनको पैचेस हैं, एक मेल है जिनके पैचेस हैं उनकी दाढ़ी के ऊपर, बियर्ड पैचेस हैं, सो ही डजंट नो कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ, एंड अगर हो रहा है तो बेसिकली क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पैचेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, पैचेस का मतलब कि बाल उतर रहे हैं। आई थिंक बाल उतर रहे हैं, बिल्कुल। उसको बालचर कहा जाता है, एलोपेशिया एरिएटा उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, उर्दू में बालचर कहते हैं। बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एक पैच हो तो उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लिंक होता है, लेकिन अगर ज्यादा पैचेस बनना शुरू हो गए हैं और ऑटोइम्यून फैमिली हिस्ट्री है डिसऑर्डर्स की, तो उसमें फिर हम ऑटोइम्यून तरीके से उसको लेके चलते हैं। थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका होता है ट्रीटमेंट का, मिनिमम 6 मंथ्स का, लेकिन ये कि 100% रिकवरी अगर किसी के सर के भी बाल सब उतर चुके हैं बालचर की वजह से तो भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि स्टीरॉइड्स नहीं दिए जाते इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस में अक्सर लोगों को देखती हूँ कि वो इंजेक्शन स्टीरॉइड के लगा देते हैं या स्टीरॉइड की टैबलेट्स दे देते हैं। स्टीरॉइड नहीं दिया जाता किसी भी बीमारी में खाने या इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो कहीं इस तरफ ना चल पड़े वो जिनका क्वेश्चन है ये कि वो स्टीरॉइड्स के शॉट्स और स्टीरॉइड लगाना और खाना, इसमें फॉर्मुलेशन इसकी बिल्कुल डिफरेंट होती है जिससे हम ट्रीट करते हैं, और ये ऑटो इम्यून चूंकि डिसऑर्डर है तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको करना है ट्रीट। ठीक हो गया। डाइट का रोल आता है इसलिए क्योंकि जब मैं मेडिसिन देती हूँ तो मैं साथ कहती हूँ कि आपने अपनी डाइट में मछली, मुर्गी, अंडा, दही, गोश्त, फल, सब्जियां, मतलब मैं कोई चीज छोड़ती नहीं, ड्राई फ्रूट सब कुछ खाना है। सब लेना है। एक तो रिकवरी में जल्दी आता है पेशेंट, दूसरा मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स से बच जाता है। अच्छा, देयर इज वन क्वेश्चन एक यहीं पर कमेंट्स में आया कि द गर्ल यूजेस रोज ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल सीरम, सो इज देयर एनी इफेक्ट, साइड इफेक्ट टू इट? रोज ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल सीरम, मुझे इनका नहीं आइडिया। रोज कि वो पहले आप मुझे जो जिसने भी ये सवाल पूछा पहले मुझे तो ये एक कंफ्यूजन है कि ये आप ये होममेड सीरम बना रहे हो या ये आप कहीं से ले रहे हो। सो इट्स अ पंसारी मेड होममेड सीरम और आइदर इट्स अ प्रॉपर मेडिकेटेड सीरम जो आप कहीं से ले रहे हो। सो आई नीड पहले उसको एटलीस्ट ये फिगर आउट तो हम करें कि ये है मतलब ये बन कैसे रहा है।
ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था कि द गर्ल उसके 1 साल पहले की एक्ने थी। अभी क्वेश्चन अभी आया था कि शी हैड suffered from acne, but now the acne is treated and now she has open pores. So what to do with that thing and how can it be treated? अच्छा, ओपन पोर्स समटाइम्स लोग ना एक्नी स्कार्स एक वैरायटी है उसकी जिसको हम आइस पिक स्कार्स कहते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा जैसे पिन से किसी चीज में हम सुराख कर देते हैं तो छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर तो उस तरह के आप के चेहरे पे बन चुके हुए हैं उनको हम एक्नी स्कार्स कहते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं ट्रीट करने में, लेकिन उनको ट्रीट करने का एक ही तरीका है, लेजर विद केमिकल जो ठीक है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप चेहरे के ऊपर पोर्स जो इस एरिया में आ जाते हैं नोज के या साइड्स पे, उसके लिए ये है कि अपनी स्किन को आप हाइड्रेट अच्छा रखें, मॉइस्चराइज्ड अच्छा रखें, प्रॉपर क्लींजिंग करें और कोई ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल किया करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड की मिकदार हो। उससे होगा कि आपके पोर्स क्लियर होंगे, जब पोर्स क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली श्रिंक होंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते देन वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स, लेजर्स भी हैं, बोटॉक्स फेशियल है एक जो फौरन आपके पोर साइज को श्रिंक कर देता है और ओवरऑल आपकी स्किन को ग्लो भी दे देता है। There is another question जो पूछा गया है कि अभी ही पूछा था बेसिकली कि ऑयली स्किन, अच्छा ऑयली स्किन बहुत पिंपल्स निकलते हैं। सो उसके लिए, क्योंकि ड्राई स्किन भी है, कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है, ऑयली स्किन भी होता है। सो गर्मियां भी चल रही हैं, सो और हम लोग ध्यान तो रख नहीं रहे अपना इतना अच्छा स्किन का, और पिंपल्स और निकल रहे हैं क्योंकि ऑयली स्किन है। सो उसके लिए बेस्ट रेमेडी अगर हमें दिन में कुछ करनी हो, अपार्ट फ्रॉम फूड, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, सो हाइजीन बेसिकली, उस पे आप थोड़ा कुछ बताओगे कि मुंह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, रात को क्या लगा के सो सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। सो फुल डे एक आप रूटीन रिजीम बता दें। अगर हम दिन से शुरू करें, चेहरा धोने के लिए अगेन वही सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी प्रिपरेशन, एक एक्लिन फेस वॉश जो मैं रिकमेंड करती हूँ, एक्लिन फेस वॉश, और अगर आपने इकोनॉमिकल लेना है दैट इज ए लाइट फेस वॉश, वो यूज कर सकते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, ये आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल करेगा, खत्म नहीं करेगा लेकिन कंट्रोल करेगा। दूसरी चीज, जब आप चेहरा धो लेते हैं तो चेहरे पे आपने सीबम कंट्रोल सनब्लॉक लगा लेना है। मेरी अपनी फॉर्मुलेशन है सीबम कंट्रोल सनब्लॉक की, वो मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं, हमारे जो ब्रांचेस हैं, क्लिनिक्स जहाँ जहाँ हमारे पंजाब में लोकेटेड है वहाँ पे वो चीजें सारी अवेलेबल है। तो वो सनब्लॉक लगा लेने से एक तो पोर साइज भी श्रिंक हो जाता है, दूसरा ऑयल भी कंट्रोल हो जाता है। अब आ जाती है रात को सोते वक्त एक चीज ये करनी है, अगेन उसी से फेस वॉश करके जो आपको फेस वॉश मैंने रिकमेंड किया है, उसके बाद आपने चेहरे पे लाइट मॉइस्चराइजर वाला वाटर बेस्ड कोई भी लोशन लगा लेना है सारे चेहरे पे। तो इससे आपका ऑयल कंट्रोल रहेगा और एक्नी नहीं आएगी। और जो करंट एक्नी निकल रही है उसके ऊपर आपने कोई भी प्लेन एंटीबायोटिक, क्लेंडामाइसिन या फ्यूसिडिक एसिड इस फॉर्म में लेके या बेंजोइल पेरोक्साइड लेके आपने उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लगा लेनी है, वो आपके कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। There is another question, hereditary dark circles can be treated? Question mark. उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या आपके डार्क सर्कल्स किस तरह के हैं, बिकॉज ये ट्रीट डेफिनेटली हो जाते हैं। अगर तो डिप आ गया और उसकी वजह से शेडो इफेक्ट है तो वहां पे हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं और इंस्टेंटली आपके डार्क सर्कल्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर स्किन ही डार्क है यहाँ से तो उसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं, अगेन लेजर्स एंड पीआरपीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है एरिया। और अगर Dr. Sania, if that is not hereditary basically, so over a period of time dark circles develop हो जाते हैं किसी भी एक मेल या फीमेल के, so what can be the reasons of it? मतलब अगर मुझे बहुत से पेशेंट्स कहते हैं हमारी नींद भी पूरी है, हम पानी भी बहुत पीते हैं, हम ये भी बहुत करते हैं, तो हर चीज तो नेगेट में जा रही होती है। so basically तो मैनी रीजंस डार्क सर्कल्स ऐसे जो होते हैं, जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो मोस्टली लोग या मोबाइल पे लगे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, लैपटॉप या टीवी, लेकिन लाइटें बंद होंगी, कम लाइट में पढ़ रहे होंगे, कोई चीज पढ़ने वाली को काम करने वाला है जिससे नजर का इस्तेमाल है, लाइट बहुत कम होगी, या अगर नजर ठीक नहीं है तो उसी से गुजारा कर रहे होंगे, ग्लासेस नहीं लगवाएंगे। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फिर एक रोल आता है कि लिक्विड इनटेक का, जब लिक्विड इनटेक अच्छा नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो डार्कनिंग इफेक्ट आएगा। फिर प्रोडक्ट्स ऐसे यूज किए जा रहे हैं कि कंसीलर या फाउंडेशन ऐसा यूज किया जा रहा है, ये पाउडर वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है, वो डार्क कर रहा है।
देयर आर सो मेनी रीजंस. अगर आपकी नींद ठीक है, डाइट ठीक है, तो और रीजंस भी इसके साथ हैं. तो उसके लिए ये है कि मैं जब अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ, जब आपने बेड पे चले जाना है, लीव योर फोन असाइड, अपनी बुक्स, अपना टीवी, सब कुछ साइड पे कर दें, आंखें बंद करके आपने लेट जाना है. फिर आपने ये नहीं करना है कि मैं कोई चीज देख लूं या नींद नहीं आ रही तो मैं उसके लिए मोबाइल पे, क्योंकि आजकल सारे मोबाइल पे ही होते हैं, सब मोबाइल पे छोड़ दें तो आपके डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे. ओके, एक रिक्वेस्ट आई थी दैट यू एक पूछ रही है कि आप प्लीज फेस वॉश का आपने जो नाम बताया था वो प्लीज दोबारा बता दीजिए. It's Aclin face wash या A-Light face wash. A-Light is a little cheaper, लेकिन Aclin जो है ये जरा अच्छा फेस वॉश है, और इसके साथ एक बिल्ट इन सिलिकॉन ब्रश आता है जो आपके पोर्स को और आपकी स्किन को ओवरऑल क्लियर भी कर देता है मसाज के. Reasons of hyperpigmentation around lip area and cheek and its treatment. वो हमने पहले डिस्कस किया है कि जो लिप्स के साइड्स पे आएगी, दैट अगर ये एरिया सारा इफेक्ट हो रहा है तो ये एटॉपिक की वजह से, एटॉपिक डर्मेटाइटिस की वजह से है. और उसमें ये है कि ड्राइनेस की वजह से ये रीजंस आते हैं. एक्जिमास को जो जिनकी स्किन पे एक्जिमा होता है उनको हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग चीजें देनी पड़ती हैं. लाइक आई हैव अ सोप विद द नेम ऑफ मॉइस्चराइजिंग सोप. आई रिकमेंड दैट. एक हमारा सीरम है विच हेजल सीरम, वो हम रिकमेंड करते हैं, और वो नेचुरल रिपेयरिंग उससे होती है चीजों की. कि इसके अंदर हमने कुछ स्टीरॉइडल प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, दैट इज ट्रू प्योरली विच हेजल. तो विच हेजल का रिपेयरिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको बड़ी क्विकली ठीक कर देता है एक्जिमा को. अगर आप वो नहीं करना चाहते हो और इम्पोर्टेड कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो दैट इज एविनो या बायोनिकी की यस बायोनिकी रेंज आती है इसके लिए ही एक्जिमा के प्रोडक्ट्स की. तो कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. अच्छा मैम, कैन आई यूज ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस? क्वेश्चन. ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस अगर आपको कोई इम्पोर्टेड मिल रहे हैं, ऑथेंटिक मिल रहे हैं, आप खुद लेके आ रहे हैं तो ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो लोग आपको इंजेक्शंस देंगे वो कॉपी इंजेक्शंस होते हैं मोस्टली लोगों के पास. कई क्लिनिक्स सील हो गए इस पे. इसकी ओवरडोज किडनीज भी डैमेज करती है, लिवर भी डैमेज करती है. तो इसलिए मैं रिकमेंड तो नहीं करती हूँ. अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है यूज करने की, देन गो अब्रॉड या खुद जाके लेके आए या मंगवाएं, बिकॉज यहाँ पे कोई रिलायबल इस तरह से नहीं कि आपको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट वो दे सके. अच्छा, आप डॉक्टर सनिया, अभी मुझे क्वेश्चन एक आया है, वो पूछ रहे हैं कि आप जो लोग व्हाइटनिंग इंजेक्शंस या व्हाइटनिंग टैबलेट्स यूज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट है? बिकॉज बहुत ज्यादा ये यूज किया जा रहा है. सो इसका कोई साइड इफेक्ट और एनी विटामिन जैसे व्हाइटनिंग कैप्सूल्स बहुत रेगुलरली लोग यूज करना शुरू हो गए. सो इज देयर एनी साइड इफेक्ट? सबसे ज्यादा रोल तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स. अच्छा, ये लोग, मुझे ये समझ नहीं आती कि साइड इफेक्ट्स पूछते क्यों हैं जब वो इतना कॉन्फिडेंटली इंटरनेट से एड देख के कैप्सूल्स मंगवा लेते हैं. वेरी ट्रू. देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो 1-2 ऐड व्हाइटनिंग कैप्सूल्स के आ रहे होते हैं. अब वो मुझ पे है कि अगर मैं इतनी सेंसिबल हूँ कि मुझे पता है कि साइड इफेक्ट्स देगा तो मैं मंगवाऊंगी ही नहीं. अब अगर कोई इस तरह से दे रहा है अपनी मर्जी से तो साइड इफेक्ट्स का रिस्पॉन्सिबल खुद है. अनडाउटेडली उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं. जो चीज हमारी FDA से अप्रूव्ड नहीं है, जो हमारे ड्रैप से अप्रूव्ड नहीं है, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स देती है. फिर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स देते हैं. कई कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने रेट बहुत कम रखे होते हैं. आपको 1500-2000 में पूरा बैग मिल जाएगा. दिस इज नॉट पॉसिबल. एक अच्छा ग्लूटाथायोन इज ऑलवेज एक्सपेंसिव. वो सस्ता बिक ही नहीं सकता. यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज ठीक नहीं है और ये साइड इफेक्ट्स देगी. एक तो फिजिकल साइड इफेक्ट है, दूसरा आपके पैसे जाया, तीसरा आपका टाइम जाया. तो ये तीनों साइड इफेक्ट्स जो है ना, ये डेफिनेटली कॉज करते हैं बैड क्वालिटी प्रोडक्ट. और इंटरनेट पे जो मार्केटिंग जो लोग कर रहे होते हैं कि ये लेने और ये लगा लें, तो वो चीजें गलत हैं. वो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स देते हैं, नहीं यूज करने चाहिए. व्हाट आई रिकमेंड, जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड कैप्सूल्स हैं. तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं है. इनको लेने का तरीका है और इनको मॉनिटर करने का भी एक तरीका है, बिकॉज इनकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अदरवाइज किडनी और लिवर डैमेज अगर हो जाए तो दैट इज अ परमानेंट डैमेज. बिल्कुल सही बात है. और जितनी मेडिकेशन आप लोगे वो ऑटोमेटिकली आपको किडनी और लिवर दोनों डैमेज करेगा. वो स्लोली डैमेज करे, जैसे भी डैमेज करे, हर मेडिसिन आपका किडनी लोड बढ़ाता है.
सो ये चीज ये आवाम को समझने वाली बात है, जो बहुत वही आपका पहला वाला पॉइंट, यू नीड टू काउंसिल द पेशेंट। सो मच डॉक्टर सनिया, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। टू बी हियर, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ लाइव सेशन करके। हमें जरूरत है आप जैसे क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की, तो Thank you so much. और आई टोटली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, माशाल्लाह यू डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।